एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिशेल हर रोज़ की तरह जॉगिंग कर रही होती है। जॉगिंग करते हुए वो ग्राइवर्ड के पास पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ईवी की मौत के बाद अब उसकी मॉम बेवली की भी मौत हो चुकी है। कुछ देर रुकने के बाद वो वहां से निकलती है और अचानक से उसे एक कॉलिंग आती है और कॉलिंग में वो देखती है कि आसपास उसके सामने हल्का सा स्मोक आने लगा है और उसके ऊपर एक पंछी मंडरा रहा होता है और उसे देखकर उसके ऊपर बिजली छोड़ता है। थोड़ी देर बाद मिशेल घर आ जाती है। बैन कहीं बाहर जा रहा होता है। मिशेल हर रोज़ की तरह बैन को सब कुछ ये बताना चाहती है, लेकिन बैन उसे कहता है सॉरी, इस वक्त मैं काफ़ी बिजी हूँ और मुझे बाहर जाना है, तो मैं तुम्हारी बात अब नहीं सुन सकता। बैन उसे आगे कहता है कि मुझे ईडन के रिलेटेड एक नई लीड मिली है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मिशेल उसे कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें जो बताना चाहती हूँ हो सकता है कि ये लीड में तुम्हारी हेल्प करे। लेकिन वो आगे पूछती है वैसे कौन सी लीड है। बैन उसे ईगन का नाम देता है। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन मेरी स्ट्रांग फीलिंग मुझसे ये कह रही है कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मिशेल उसे कहती है ईगन भरोसे के लायक नहीं है और वो हाल ही में किडनैपिंग के केस में अंदर हो चुका है। तुम ज़रा संभल कर सोच समझ कर उससे बात करना, वो हर वक्त एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है। बैन उसकी बातों की रिस्पेक्ट करता है और उसे हाँ में जवाब देकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्कैल परेशान होता है इस बात को लेकर कि फियोना ने उसे जो कहा है वो कितना % सच है, और ये सवाल वो ऑलियो से भी पूछता है क्या लगता है तुम्हें फियोना मुझसे क्या बताना चाहती है। उसका मानना यह है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मुझे क्या पता है। ऑलियो उसे कहती है हो सकता है कि वो एयरप्लेन के बारे में बात कर रही होगी। स्कैल कहता है मुझे नहीं पता, मैं ठीक से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, जब भी मैंने कोई डिसीजन लिया है वो हमेशा गलत हो चुका है। ऑलिव कहती है इस बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, तुम थोड़ा सा टाइम दो, हो सकता है समय आने के बाद तुम्हें सब कुछ पहले से पता चल जाए। और ये बात सुनकर स्कैल वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद ज़ीक ऑलिव से कहता है वो अपने बिल्कुल डैड की तरह है, जब तक वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा उसके माइंड में यही सवाल घूमता रहेगा और वो इसी तरह बेचैन रहेगा। ऑलिव कहती है मुझे ये पता है, लेकिन मैं इसी बात से डर रही हूँ। डैड की हेल्प करने के लिए तो मैं तो हूँ, लेकिन इसकी हेल्प कौन करेगा। ज़ीक उसे कहता है तुम इतना सोचना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हम मिकामी को देखते हैं जो शेनकॉक इंडियन नेशनल टेरिटरी के अंदर चली जाती है। वहाँ वो एक लेडी से मिलती है और वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर केल्ड बॉय की तलाश में आई हूँ जो 828 का पैसेंजर है और मुझे उसे यहाँ से लेकर जाना है। लेकिन वो लेडी उसे इंडियन नेशनल टेरिटोरियन का मतलब समझाती है और वह कहती है तुम्हारी गवर्नमेंट का इस इलाके के ऊपर कोई भी रूल नहीं चल सकता और आपके पास जो अरेस्ट वारंट है वो हमारे लिए एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन मिकामी उसे कहती है देखिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे बाद जो ऑफिसर आएगा वो आपके साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि आपको वो अच्छा लगेगा, इसीलिए आप मुझे कोऑपरेट करें। लेकिन वो लेडी कहती है तब का तब हम लोग देख लेंगे। घर पर मिशेल उस बर्ड के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, आखिर उसका मतलब क्या है। थोड़ी देर में मिकामी उसे कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मैं एक जगह पे आई हूँ, यहाँ पर 828 का पैसेंजर है और मुझे उसे ले जाना है। तभी मिशेल को वहाँ पर कॉलिंग आ जाती है और कॉलिंग में उसे दिखाई देता है कि मिकामी इस वक्त कहाँ पर है। वो उसे जगह का नाम भी बता देती है। मिकामी उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। मिशेल बस उसे इतना ही कहती है तुम वहीं पर रुकना, मैं तुम्हारी हेल्प करने वहाँ पर आ रही हूँ। उसी तरह बैन ईगन से मिलने जेल में पहुँच जाता है। ईगन आते ही बैन तुरंत उसे सवाल पूछता है ईडन कहाँ है। ईगन कहता है आराम से, तुम अभी आए हो, थोड़ा सांस ले लो, मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक डील करते हैं, क्योंकि वो डील के बिना कोई भी सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। बैन उसे पूछता है क्या है तुम्हारी डील। ईगन कहता है कि मुझे जेल से बाहर निकलना है। बैन उसे कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। ईगन कहता है तुम एक स्मार्ट हो और तुम कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकाल लोगे। ईगन आगे कहता है अगर मैं इस जेल में मर गया तो तुम्हें ईडन का पता कभी नहीं मिलेगा। बैन भड़क जाता है और वो कहता है मिशेल ठीक कहती थी, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, तुम बस अपना फ़ायदा देखना चाहते हो। ईगन कहता है कि मुझे एक कॉलिंग आई थी और कॉलिंग में मुझे पता चला था जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है। वो पेंटिंग निकालती है। बैन कहता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे तो पेंटिंग निकालते हैं। तब ईगन कहता है लेकिन कोई भी बच्चा स्टार या मकड़ी का जाला नहीं निकालेगा। और ये बात सुनकर बैन रुक जाता है। वो ईगन पर फिर से भड़क जाता है और उसे पूछता है ईडन का पता मुझे बताओ।
तब ईगन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में एक डील होनी चाहिए। मिशेल उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पर मिकामी ने उसे कॉल किया था। उसे देखकर वो लेडी वापस आती है और वो कहती है कि एक ऑफिसर ने मुझे कहा था मेरे बाद दूसरा ऑफिसर यहाँ पर आएगा, लेकिन वो इतना जल्दी आएगा ये मुझे पता नहीं था। मिशेल उसे कहती है देखो मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पर किसी को अरेस्ट करने आई हूँ, मैं बस उस आदमी को मिलने चाहती हूँ। और तभी मिशेल अपना इंट्रोडक्शन उसे देती है और फिर से उसे वही पंछी दिखाई देता है और वो उस लेडी से कहती है देखो मैं 828 की पैसेंजर हूँ और मुझे उससे बात करनी है। मेरे पास आपको भरोसा दिलाने के लिए कोई खास सबूत नहीं है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। वो लेडी मान जाती है और वो उसे कहती है मैं तो उसके पास तुम्हें लेकर जाऊंगी, अगर उसने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया तो तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना होगा। घर पर स्कैल टाइम पास कर रहा होता है, तभी वहाँ पर ऑलिव आ जाती है। तभी उसे पुरानी बात याद आती है। घर पर जब भी कोई इंसान आता था स्कैल को छुपना पड़ता था और ये बात स्कैल को बुरी लगती थी कि मैं घर पे होने के बावजूद भी किसी से नहीं मिल सकता। अब प्रेजेंट टाइम में स्कैल ऑलिव से पूछता है कि फियोना मुझसे क्या कहना चाहती थी, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। ऑलिव से कहती है तुम जरा शांति से सोचो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर है। इतना कहकर वो एक पुराना बोर्ड निकालती है जो बैन ने बनाया होता है, शायद उससे कुछ उसे सवाल के जवाब मिल सकते हैं। दूसरी तरफ बैन 828 के ऑफिस में जाता है और वहाँ के हेड ऑफिसर से वो बात करता है। बैन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है। बाहर मिकामी ये सब कुछ सुन रही होती है और वो तुरंत जेरिड को कॉल लगाती है और उसे ये सब कुछ बताती है। वो लेडी मिशेल को उस लड़के के पास लेकर जाती है। वहाँ पर फिर से उसे वही स्मोक दिखाई देता है। मिशेल उस लड़के को देखकर वही फील करती है। तब लड़का उसे देखता है तो मिशेल की तरह ही वो भी उसे देखकर फील करता है और उसे देखकर वो उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। सारी जगह से होपलेस होने के बाद बैन फाइनली अपने पुराने दोस्त वैन से मिलने आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ईडन के सिलसिले में आया हूँ। वैंस उसे कहता है कि आखिरी बार तुम्हें मैंने 1 साल पहले देखा था। वो आगे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि हम ईडन को मिलकर ढूंढेंगे, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने तुम्हें कई सारे मेल और मैसेज भी किए थे, लेकिन उसका भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। वैन कहता है कि मैं ज़रा बिजी था। ये बात सुनकर वैंस भी कहता है मैं भी बिजी था, मैं यहाँ पर पैसेंजरों की जान बचाने में लगा हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस तुम तो जानते होंगे और आज तुम मेरे पास हेल्प मांगने यहाँ पर आए हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा? बैन तुरंत कहता है ईगन सब कुछ जानता है। हाँ मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है। वैंस उसे कहता है कि हमने इतने सालों में कई सारी चीज़ें अचीव की है और इसमें सानवी हमारी हेल्प कर रही है। सानवी का नाम सुनकर बैन शॉक में गिर जाता है क्योंकि वैंस ने खुद सानवी को बाहर निकाला था। वैंस उसे कहता है हमने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि तुम सोच भी नहीं सकते और तुम यहाँ पर मेरे से हेल्प मांगने आए हो और मैं उसको जेल में से बाहर निकालूंगा, तुम ये सोचना भी मत। बहन कहता है मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल मेरी बेटी का है, ईडन को बचाने का ये आखिरी मौका है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मिशेल उस लड़के से बात करने की कोशिश करती है, उसे बताना चाहती है उस स्मोक के बारे में, लेकिन वो लड़का कहता है देखो मुझे इस सब के बारे में ठीक से नहीं पता, मेरी मॉम के बाद मेरे डैड ने मुझे संभाला और मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। मिशेल उसे कहती है देखो इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये वर्ड सुनकर वो थोड़ा सा शॉक गिर जाता है क्योंकि इट्स ऑल कनेक्टेड, ये वर्ड उसने पहले भी कभी सुना था कि मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को इकट्ठा लाने की ये कोशिश की जा रही है। तभी वो एक पुरानी बैग लेकर उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी डैड की बैग है और इसके अंदर कई सारे पुरानी चीज़ें हैं जो मेरी मॉम ने संभाल कर रखे थे। वो आगे कहता है कि मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहती थी पुरानी चीज़ें कभी फेंकनी नहीं चाहिए, कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है। मिशेल उसके मॉम के बारे में पूछती है, वो कहता है कई साल पहले वो बीमार गिर गई थी और इसके लिए उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें भी काफ़ी देर हो चुकी है, अब वो घुट घुट कर मरने लगी है और मेरा बैड लक ऐसा है कि मैं आखिरी वक्त उसके पास भी नहीं हूँ। मिशेल कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, शायद तुम वहाँ पर जाओगे तो 828 के ऑफिसर तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं वापस आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर पर स्कैल और ऑलिव पुराने सबूत को इकट्ठा कर कर उसे आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें से एक कंपास होता है जो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुँचाने का काम करता है। सारे सबूत को देखकर स्कैल फिर से कहता है हम फिर से वही जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से हमने शुरू किया था। इसको जितना सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं ये उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है।
तब ओलिव का दिमाग चलता है और वो एक बुक और कंपास लेकर दूसरे रूम में आ जाती है। तब उसे याद आता है कि एक फेयर में एक लेडी ने उसे एक कार्ड दिया था, स्टार कार्ड, और उस कार्ड पर वही डिजाइन है जो इस वक्त ओलिव के हाथ में है, लेकिन अभी भी ये अधूरा है। दूसरी तरफ कार ड्राइव कर कर मिशेल फिर से अपने घर की तरफ आती है। तब उसे फिर से स्मोक दिखाई देने लगता है और ये मिशेल के लिए कॉलिंग होती है। उसे याद आता है एक पुरानी बात, एक पार्टी के दौरान वो लोग नाइट को क्लब में से बाहर निकल रहे थे। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड ईवी कार ड्राइव करना चाहती है, लेकिन मिशेल उसके लिए मना करती है, लेकिन फिर भी उसके बोलने पर वो कार ड्राइव करने लग जाती है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान ईवी की मौत हो जाती है। और ये सब बातें याद कर कर मिशेल काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। मिशेल ये सब कुछ रोकना चाहती है, इसीलिए वो कार को फिर से घुमाकर फिर से उस जगह पे जाना चाहती है जहाँ से वो आई थी। बैन के कहने पर वैंस अपने लॉयर के साथ ईगन की बेल करवाने उसके जेल में आता है। तब बैन को पता चलता है आखिर उसने क्या कांड किया था। वैंस कहता है तुमने एक 15 साल के बच्चे के सिर पर गन रखकर ठीक नहीं किया था। वो आगे कहता है इस कारण मेरा बेटा कई महीनों तक बुखार में तप रहा था, उसे बुरे बुरे सपने आने लगे थे और वो अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तुम्हारे वजह से मेरी वाइफ इस सब का जिम्मेदार मुझे मान रही है और इस कारण मेरा पूरा परिवार टूट चुका है। वैन कहता है मुझे ये नहीं पता था। वैंस कहता है तुम्हें कैसे पता हो सकता है, तुम्हें बस अपनी फैमिली की चिंता पड़ी है, लेकिन मैं खुश हूँ, तुम्हारी फैमिली अब पूरी होने वाली है। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकलता है। बैन ये सब सुनकर अपना मन बदल लेता है और वो पेपर लेकर फिर से जेल से बाहर निकलने लगता है। तभी ईगन उसे फिर से रोक लेता है और उसे कहता है ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है अपनी फैमिली को पूरा करने का। और ये सब सुनकर बैन फिर से रुक जाता है। दूसरी तरफ मिशेल फिर से उस लड़के के पास आती है और उसे कहती है अपना सामान पैक करो, हमें अभी हॉस्पिटल में जाना है। वो लड़का उसे पूछता है इतना जल्दी क्यों, अब क्या हुआ। मिशेल उसे कहती है तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मिशेल उसे आगे कहती है मुझे नहीं पता कि हमारे पास कितना टाइम है, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उन्हें बचाने का ये आखिरी मौका है। मैंने जो पास में जो गलती की है उसे मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती। इतना कहकर वो उसे मना लेती है और लड़का भी मान जाता है। जेल में ईगन के बोलने पर बैन रुक जाता है और उसे वो पेपर दे देता है। उस पेपर पर साइन करने के बाद उसी पेपर के एक टुकड़े के ऊपर ईडन का पता भी लिख कर दे देता है। बैन उस पेपर का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर उसे पढ़ता है और उसी वक्त उसे कॉलिंग आती है। उस कॉलिंग में उसका हाथ जलने लगता है। बाहर आने के बाद बैन सबसे पहले वैन से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है आज तुमने वो किया है जो तुम चाहकर भी नहीं करना चाहते थे। वैंस उसे कहता है कि वो सब छोड़ दो, तुम बस अपनी बेटी को किस तरह से वापस लाना है उस पर फोकस करो। बहन कहता है आज जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आगे हम जीक को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एक मरीज को मिलने वहाँ पर आया होता है। रिसेप्शनिस्ट उस मरीज का नाम पूछती है। जीक बाजू में पड़े गुलदस्ते के ऊपर का नाम उसे बता देता है। फिर पता चलता है वो और किसी के लिए नहीं बल्कि मिशेल और उस लड़के को हेल्प करने वहाँ पर आया होता है। जीक हॉस्पिटल के बैक डोर से उन्हें अंदर ले लेता है और फाइनली वो लड़का अपनी मॉम से मिलता है। वो लड़का अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है। उसने आज तक जो भी गलती की है वो सारी गलती की उसे पछतावा होता है और उसकी गलती की वो माफ़ी मांगता है और उस पर उसकी मॉम उसे बोलना चाहती है लेकिन वीकनेस के कारण वो बोल नहीं पाती। तब जीक उसकी हेल्प करता है। उसकी फीलिंग पढ़कर वो उसे वो बातें बताता है जो मॉम उसकी बताना चाहती है। माँ बेटे का इस तरह का प्यार देखकर जीक को एक पुरानी बात याद आती है। ग्रेस जब दुनिया छोड़कर चली गई थी तो ओलिव भी इसी तरह से टूट चुकी थी। जीक उसे समझाने के लिए उसके रूम में आया होता है और वो भी इसी तरह से समझाने की कोशिश करता है जिस तरह से उसकी मॉम उस लड़के को समझाने की कोशिश करना चाहती है। लेकिन जब जीक ओलिव का हाथ पकड़ता है तो उसे किसी भारी भरकम चीज़ का एहसास होता है और यही फीलिंग ओलिव को भी आती है और ये फीलिंग उन दोनों को पहली बार आई होती है। बाहर आने के बाद जीक फूट फूट कर रोने लगता है। इससे पता चलता है कि ओलिव कितने सारे तकलीफों से गुजर रही थी। अब प्रेजेंट टाइम में वो लड़का नर्स से कहता है मैं अपनी मॉम को घर पर लेकर जाना चाहता हूँ। नर्स उसका नाम पूछती है। मिशेल उसे इशारा करती है तुम अपना नाम मत बताना। तब वो बिना डरे अपना नाम बता देता है। नर्स जाने के बाद मिशेल उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। मिशेल उसे आगे कहती है तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा नाम अगर बाहर किसी को पता चल गया तो यहाँ पर तुरंत पुलिस आ सकती है। लेकिन वो लड़का कहता है मैं अपने फ़ायदे के लिए मेरी मॉम को मैं हॉस्पिटल में मरने नहीं दे सकता। अब किसी भी हालत में मैं अपनी मॉम को घर पर लेकर जाऊंगा। घर पर बैन को वैंस का कॉल आता है। बैन उसे ईडन का लोकेशन सेंड करता है।
वैंस उसे कहता है कि हम लोग सब लोग वहीं पर मिलेंगे, और इतना बोलकर वैंस भी फ़ोन कट कर देता है। बैन अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर कर वो फ़ोन वहीं पर रखकर घर से बाहर निकलता है। हॉस्पिटल में मिकामी और पुलिस आती है उस लड़के को अरेस्ट करने के लिए, और ये मिशेल देख लेती है। थोड़ी देर बाद मिकामी सबके सामने मिशेल को डांट लगाती है, अगली बार तुम्हें किसी सस्पेक्ट जगह पे देख लिया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगी। और सब जाने के बाद मिशेल उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसी की वजह से मिशेल को ये पता चला था कि वहाँ पर पुलिस आने वाली है, इसीलिए उस लड़के को और उस माँ को पहले ही दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया था। वहाँ पर मिशेल को एक कंबल मिल जाता है जो कि उस लड़के का होता है, और वो कंबल वो अपने पास रखती है। मिशेल काफ़ी खुश होती है क्योंकि आज उसने वो किया होता है वो हमेशा अपने फ्रेंड के लिए करना चाहती थी। घर पर स्कैल अभी भी परेशान होता है उस टॉपिक को लेकर। तब ओली उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है तुम्हें अपना नज़रिया बदल कर ये सब कुछ सोचना चाहिए। इसके लिए वो दोनों जन चेयर पर खड़े हो जाते हैं और ऊपर से वो सारे सबूत को देखने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और वो उन्हें कहती है मैं आज काफ़ी थक चुकी हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कंबल वहीं पर छोड़कर वो चली जाती है। तभी ओलिव का ध्यान उस कंबल पर पड़ता है। दूसरी तरफ वैंस बैन को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बैन का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। बैन पूरे गुस्से से कार चलाता है, जैसे कि उसके लिए ये आखिरी मौका है और वो ये किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता। घर पर ओलिव उस कंबल को ओपन करती है और स्कैल को दिखाती है, और उस पर वही डिज़ाइन बनी होती है जो उस कार्ड पर होती है। स्कैल उस कंपास का बैक साइड ओपन करता है और उस पर पीछे लिखा होता है गॉड मैसेज, यानी कि गॉड ने दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण मैसेज, एक अलौकिक मैसेज जिसे ओलिव उससे समझाती है कि इस कार्ड के ऊपर जो सिंबल बना है ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि तुम सीधे उससे जुड़े हो। स्कैल तब कहता है तो फियोना ने मुझसे यही कहा था कि ये सब कुछ मुझसे जुड़ा है। स्कैल को तभी सारे सबूत रोशनी में दिखाई देने लगता है, और इस सब के जवाब मैं पहले से जानता हूँ। तभी स्कैल के सामने जो सबूत होते हैं उनमें से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि उसने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तब ओलिव उसे कहती है ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और तब स्कैल आगे कहता है मुझे पता चल गया है आखिर ये 5.5 साल प्लेन कहाँ था। दूसरी तरफ वैंस उस जगह पे पहुंच जाता है जो बैन ने उसे लोकेशन सेंड किया था। थोड़ी देर बाद बैन उसे दूसरे नंबर से कॉल लगाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जो लोकेशन भेजा है वो गलत है। मैं पहले से जानता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैंने पहले ही तुम्हें गलत लोकेशन भेजा ताकि तुम वहाँ पर ना पहुँच सको। वैंस उसे कहता है तुम्हारा वहाँ पर अकेला जाना खतरे से खाली नहीं। बैन उसे कहता है कि मुझे कॉलिंग आई थी, मैं बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ, और वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हें अब खतरों में नहीं डालना चाहता। वैंस उसे कहता है इस वक्त तुम कहाँ पर हो, लेकिन बैन उन्हें कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है, और बैन उस जगह पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जेरिट और मिकामी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं अब ऐसे कितने सारे पैसेंजर हैं जिसका पता हमें अब तक नहीं है, और उस पर कोई ना कोई तो क्रिमिनल चार्जेस है। तभी वहाँ पर एक चेहरा नज़र आता है, और ये केस किसी और का नहीं बल्कि बैन के साथ जुड़ा होता है। उस पर एक क्राइम चार्ज होता है, वैंस के लड़के को मारने की कोशिश की थी। जेरिड उसका लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है, और मज़े की बात यह होती है उस लोकेशन के ऊपर बैन इस वक्त मौजूद होता है। उस लोकेशन पर बैन धीरे से अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से कोई तो आकर बैन को मारकर वहां पर बेहोश कर देता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 4 का एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने सीजन 1, 2 या 3 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।